आज हम पढ़ेंगे डेवी एकल थ्योरी के बारे में। डेवी एकल थ्योरी होती क्या है, सबके बारे में जानेंगे। ध्यान से पढ़िएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। काफ़ी बच्चे ये सोचते हैं कि डेवी एकल थ्योरी बहुत ही टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है, रियली वेरी सिंपल। चलिए देखते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपको डेवी एकल थ्योरी एकदम जैसे और भी जैसे ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ था आपको समझ में आ गया, ट्रांसपोर्ट नंबर था आपको समझ में आ गया, वैसे ये भी है, कोई बहुत हार्ड नहीं है। तो डेवी एकल थ्योरी के बारे में अगर पढ़ेंगे तो लिखेंगे पी डेवी, इनका पूरा नाम था, एंड ई अकल। पी डेवी एंड ई अकल प्रोड्यूस या प्रोड्यूस ए थियरी इन 1923 में इन्होंने एक थियरी दी थी, विच इज आल्सो नोन एज विच कॉल्ड डेवी एकल थ्योरी। डेवी एकल थ्योरी, ठीक, जो कि डेवी एकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। बट 1927 में इसे ऑनसागर का फुल नेम है एल ऑनसागर, बट इन 1927 में एल ऑनसागर एक्सप्लेन मोर अबाउट दिस थियरी। इस थियरी को इन दोनों ने, डेवी और अकल ने, दे तो दिया था, एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। पूरी तरह से एक्सप्लेन कौन किया था? यल ऑनसागर ने। मतलब जो कमियां इस थियरी में बची थी उसे यल ऑनसागर ने पूरा कर दिया। कि कब? 1927, 4 साल के बाद जब इन्होंने पूरा कर दिया, तब पूरा इसका नाम क्या पड़ गया? अबाउट दिस थियरी विच इज आल्सो नोन एज। भाई इन्होंने किया था तो ऐसा तो था नहीं कि ये योगदान कर दिए और इनका नाम ना आता, नाम तो आना चाहिए। तो तीनों के नाम पे थियरी पड़ गई, नोन एज डेवी अकल ऑनसागर थियरी। ऑनसागर थियरी नोट पॉइंट में लिख लेंगे। हमने पिछली वीडियो में बताया था, जब आपको हम पढ़ा रहे थे ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ, याद है सबको? ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में। वहां पर हमने ये बताया था ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ में, वो ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, बट ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था, बट इन्होंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही बताया था। लिखेंगे दिस थियरी is only applicable for strong electrolyte। मतलब जो ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ था वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लीकेबल था, और ये थियरी हमारी डेवी एकल ऑनसागर थियरी, ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अप्लीकेबल है। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये तो थी थोड़ी सी हमारी थियरी इस थियरी के बारे में। अब हेडिंग डालेंगे पास्टुलेट। क्या हेडिंग डालेंगे? पास्टुलेट। ये थियरी काफी सारी पास्टुलेट को दिए थे, मतलब एक प्रकार से नियम को दिया था। कौन कौन से नियम थे? इनका फर्स्ट पास्टुलेट था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, लिखेंगे द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज completely ionized in all dilution। सभी डायल्यूशन में ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर बता दें हम, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लीजिए NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जब टूटता है, NaCl जब टूटता है हमारा, तो किस में टूटता है? Na प्लस और Cl माइनस में। अगर इसका हम 100 मोल डालें, 100 मोल,
तो ये लगभग लगभग 100 मोल इसका भी टूट जाता है और 100 मोल ये भी हो जाता है। मतलब ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो रहा है। 1 मोल इसका डाले थे तो 1 मोल मिला था, ये चीज समझेंगे। अगर इसका 2 मोल डाल दें तो 2 मोल मिल जाता है। इस प्रकार से 100 मोल डाल दे तो 100 मोल भी आयोनाइज्ड हो जाता है। तो ये बताई थी थियरी कि लगभग लगभग जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हैं ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं होता है, वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं। दूसरा पोस्टुलेट क्या था? दूसरा इन्होंने नियम बताया था द रेशियो ऑफ लेमडा वी एंड लेमडा इनफाइनाइट। मतलब ये डज नॉट गिव करेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले, या फिर एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मतलब जो लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट था, आप ध्यान समझेंगे क्या देता था हमारा, बताएंगे ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देता था। मतलब यही तो होता था ना अल्फा बराबर लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट, इसे बोलते थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये देता था। लेकिन हम इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगाते थे। हम जब डेवी एकल थ्योरी नहीं आई थी तब यही फार्मूला यूज करते थे, चाहे वो हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट जब ये थ्योरी आ गई तब इन्होंने बताया कि ये जो ऑप्शन है लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट, वेयर लेमडा वी क्या है हमारा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन, और ये क्या है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये जो रेशियो था ये हमारा करेक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं बता पा रहा था। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताया था, हमने पिछली वीडियो में दिखाया था, बट स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं बता पाया था। अगर आपको समझ में कम आ रहा हो तो ये सिर्फ और सिर्फ ये कमी है कि आप एक तरफ से वीडियो नहीं देखे हैं। जो बच्चे एक तरफ से वीडियो देख रहे होंगे उनको कंप्लीटली समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं देखें तो आई बटन पे चले जाइए, आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा वहां पर, तो आप देख सकते हैं, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो द रेशियो ऑफ लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट डज नॉट गिव करेक्ट वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये वैल्यू लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं दे पाता था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते थे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। देखिए हमने कई बार बताया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है, जैसे मान लीजिए ये एक प्रकार से हमारा वाटर है, ये है हमारा वाटर, ठीक वाटर है। अगर हम इसमें NaCl डालें, NaCl, तो NaCl अगर हम मान लीजिए 100 मोल इसके डाल रहे हैं, 100 मोल, तो ये कितने मोल इसके Na प्लस मिल रहे हैं, कितने मोल Cl माइनस, मतलब कितना डिसोसिएट हो रहा है। तो वही हमारा बोला जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितना मिला हमको उसी का रेशियो। ये जितना मिलेगा, मान लीजिए NaCl हम 100 मोल डाले, हमें 99 मोल मिल गया, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालेंगे तो 99, क्योंकि लेमडा एट एनी डाइल्यूशन, लेमडा वैल्यू होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन, 99 अपान एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब कितना डाल रहे हैं 100 मोल, विच इज नियरली इक्वल टू 1 आएगा। 0.99 मतलब 1 ही आता है। तो इस थियरी के अनुसार, अभी तक तो हम यही देखते आ रहे थे, लेकिन अब इस थियरी के अनुसार हमें देखना है किस प्रकार से निकाली गई वैल्यू। अब देखेंगे थर्ड, एकदम सिंपल है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बताया क्या गया, जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाते हैं, 100 मोल इसका ले रहे हैं तो लगभग 100 मोल ही टूट जाते हैं। दूसरी चीज, ये जो वैल्यू अभी तक हम पढ़ते हैं ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंफर्म नहीं बता पाता, करेक्ट आंसर नहीं बता पाता, करेक्ट वैल्यू इसकी नहीं बता पाता। थर्ड क्या है, थर्ड में इन्होंने ये बताया था कि यदि आयनों की मोबिलिटी बढ़े जाए, मोबिलिटी मतलब होता है उसकी मोबिलिटी, एक प्रकार से चलनशीलता बोल सकते हो। आयनों की मोबिलिटी यदि ज़्यादा हो तो उसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो लिखेंगे इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, जो इंक्रीज होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ ऑफ एनी डायल्यूशन, एनी किसी डायल्यूशन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज ऑफ किसके इंक्रीज के साथ साथ इंक्रीज होती है, मोबिलिटी ऑफ आयन, इंक्रीज ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयन। आयनों की मोबिलिटी के अगर इंक्रीज किया जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन आयनों की मोबिलिटी इंक्रीज होती है तो किसके कारण, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण, नहीं। तो यहां पर लिख लेंगे आयन ड्यू टू स्मॉलर आयनिक, देखिएगा एक तो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कारण हो सकता था और एक स्मॉलर इंटर आयनिक इफेक्ट के कारण होता है, स्मॉलर इंटर आयनिक लिख लीजिएगा, इधर लिख देते हैं स्मॉलर इंटर आयनिक इफेक्ट, मतलब इंटर आयनिक इफेक्ट के कारण मोबिलिटी बढ़ती है और यदि मोबिलिटी आयन की बढ़ जाए तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती है, बट नॉट इंक्रीज इन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, DOD मतलब अल्फा, ये चीज आप ध्यान देंगे। यदि हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, किसके कारण, डेवी-एकल थ्योरी में ये बताया गया। यदि हमारा किसी भी आयन की मोबिलिटी बढ़ रही है वो भी इंटर आयनिक इफेक्ट के कारण, यदि वैल्यू बढ़ रही किसकी, मोबिलिटी ऑफ आयन, आयनों की मोबिलिटी बढ़ रही तब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कारण नहीं बढ़ेगी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, कई बच्चे समझ रहे होंगे क्या अभी तक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कारण बढ़ती थी, जी हाँ। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम बढ़ाते थे तो वहां पर हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती थी। कैसे, हम जैसे मान लीजिए ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ ही ले लेते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ में जो अल्फा की वैल्यू होती थी वो क्या आती थी, लैम्डा वी अपान लैम्डा इनफाइनाइट। ये क्या था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी डायल्यूशन, किसी डायल्यूशन पर। तो हम यहां पर बताएंगे अगर अल्फा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसके प्रोपोर्शनल में है, इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, तो वो चीज था हमारा ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ में। लेकिन इसमें ये बताया जाता है यदि हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तब जाकर ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, बट नॉट इंक्रीज इन DOD। ये क्या किसके कारण बढ़ती है, इंटर आयनिक इफेक्ट के कारण आयनों की मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयनों की चलनशीलता बढ़ जाती है। जब आयनों की मोबिलिटी बढ़ जाएगी तब जाकर ये क्या बढ़ेगा, इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब आपको क्लियर हो रहा होगा, अब आपको क्लियर हो गया होगा, समझ पा रहे हैं। नोट करें इतना, फिर हम बताएं। नोट करें, फटाफट से नोट करें। नोट कर लिया, यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार हम फिर से बता देना चाहेंगे, डेवी-एकल थ्योरी में P. डेवी एंड E. अकल ने प्रोड्यूस किया था एक थ्योरी 1923 में जिसे हम जानते हैं डेवी-एकल थ्योरी के नाम से, सिंपल है। बट 1927 में एल ऑनसागर ने एक्सप्लेन किया किसके बारे में, इस थ्योरी के बारे में जिसके कारण इसका नाम पड़ गया डेवी-एकल ऑनसागर थ्योरी। अब हम बताएंगे ये केवल एप्लीकेबल है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। पॉस्टुलेट इसका देखेंगे, पॉस्टुलेट में इन्होंने बताया था जो हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, मतलब जितने मोल डालेंगे लगभग मोल वो आयोनाइज हो जाएंगे, प्लस से माइनस में टूट जाएंगे। और सेकंड हमारा ये बताया गया कि लैम्डा वी अपान लैम्डा इनफाइनाइट की जो वैल्यू निकालते थे, जो कि हमने ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ में देखा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी तक हम सभी के लिए निकाले थे, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैल्यू नहीं करता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तब वैल्यू करेगा, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हुआ वैल्यू नहीं करेगा। इंक्रीज इन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनी डायल्यूशन विथ इंक्रीज इन द मोबिलिटी ऑफ आयन, ये तो आप समझ गए। यदि हम अभी तक देख रहे थे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ा रहे थे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बढ़ रही थी, लेकिन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मतलब डेवी-एकल थ्योरी में ये बताया गया कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यदि हम आयनों की मोबिलिटी बढ़ रही है वो भी इंटर आयनिक इफेक्ट के कारण, आयनों में इंटर आयनिक इफेक्ट होता है, आप लोग पढ़े हुए होंगे, फर्स्ट ईयर में था ये इंटर आयनिक इफेक्ट, नहीं जानते हो तो एक बार उसको पढ़ लीजिएगा। इंटर आयनिक इफेक्ट के कारण मोबिलिटी बढ़ती है आयन की, यदि आयनों की मोबिलिटी बढ़ती है तब जाकर ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती है। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, हटाया जाए, हटाया जाए। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर कैसे जानेंगे कौन सा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
ये देखिए कुछ चीज़ें तो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, यदि अल्फा की वैल्यू नियरली 1 आ रहा है, लगभग लगभग 1 आ रहा है, तब जाकर वो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वेरी 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 लो होता है, बहुत कम होता है। जैसे 0.05 हो गया, 0.09 हो गया, तो ये सब क्या है, एक से बहुत कम है। और 0.99 हो गया, 0.98 हो गया, तो ये सब क्या है, एक के लगभग करीब है। अगला पॉस्टुलेट 3 हो गया था। फोर्थ पॉस्टुलेट ये क्या बोला था, फोर्थ पॉस्टुलेट में इन्होंने बताया था कि यदि हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाए, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज increases if the value of increases comma the force of attraction किसके बीच होगा, अपोजिटली चार्ज के बीच में। प्लस माइनस होगा तभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, नहीं तो रिपल्सन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज डिक्रीजेस। ये चीज मतलब ये कहा गया कि यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो मान लीजिए ये दो, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारा निगेटिव चार्ज है, इसके बीच क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस तरफ भी फोर्स लग रहा है और इस तरफ भी फोर्स लग रहा है। आप सभी जानते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे की तरफ आकर्षित करेंगे। तो ये क्या बताता है कि यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाएगा, यदि इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ा दी जाए, के की वैल्यू यदि बढ़ा दी जाए तो एफ की वैल्यू घटती चली जाएगी, मतलब फोर्स कम होता जाएगा। क्योंकि के क्या है, एक प्रकार से परमिटिविटी आपने पढ़ा रहा होगा क्लास 12th में, वहां पर बताया जाता है परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। आप जानते हो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, यहां पर लिख लेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल टू इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, यही तो होता है। ये है इसे क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, और उसे इंग्लिश में बोलते हैं यार, चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अभी याद आएगा बताएंगे। इप्सिलॉन की वैल्यू होती है किसी माध्यम की विद्युतशीलता है, किसी मीडियम की क्या है, विद्युतशीलता है, परमिटिविटी है, ठीक। और ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, परमिटिविटी इन मीडियम एंड परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एक के की वैल्यू निकलती है। यदि के की वैल्यू हमारी बढ़ती चली जाती है, के की वैल्यू यदि हमारी बढ़ती चली जाती है तो फोर्स जनरली घटता जाएगा, क्योंकि के क्या करता है, खुद की फील्ड बनाता है और दूसरे की फील्ड, जिसमें के की वैल्यू बढ़ती जाएगी दूसरे की फील्ड कम करता चला जाएगा, अर्थात फोर्स की फील्ड कम करेगा। इसके अनुसार ये बताया गया और वैसे जनरली होता ही है। और क्या था अगला, इसी से रिलेटेड है, यदि हमारा इसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। आप एक जनरल सी बात ले लीजिए, दो छोटे छोटे आप मैग्नेट ले लीजिए, मैग्नेट मतलब चुंबक, आप इन दोनों को, दोनों मान लीजिए मैग्नेट हैं, पास पास किए हो तब जाकर उसमें फोर्स ज्यादा होगा, दूर कर दोगे तब फोर्स ज्यादा होगा। पास में ज्यादा होता है, दूर किए रहोगे तो बहुत हल्का इफेक्ट डालता है। तो इसमें कहता है the force of attraction is inversely proportional, जैसे कूलाम्स लॉ में बताया गया था ना, वही चीज है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, वही कूलाम्स लॉ का ही नियम है। मतलब ये क्या होता है, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यदि हमारा फोर्स क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस यदि हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज ध्यान देंगे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है। आप जितना डिस्टेंस बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही फोर्स कम होता चला जाएगा।
एक प्रकार से ये क्या है, कूलॉम्स लॉ है, आप ध्यान दीजिएगा, एक प्रकार से कूलॉम्स लॉ ही है ये, वही नियम ये भी बताया था, डे बेकर थ्योरी। और लास्ट कॉन्सेप्ट इन्होंने ये क्लियर किया था, द वैल्यू ऑफ लेमडा वी, द वैल्यू ऑफ लेमडा वी इज मच लेस देन लेमडा इनफाइनाइट, ये चीज भी है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी डायल्यूशन, एट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल सकते हैं, एट इनफाइनाइट। जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी डायल्यूशन पर जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की अपेक्षा बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है, बहुत 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 कम होती है। सो नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। अब माइंड घूम रहा होगा आपको, ये लास्ट वाली थियरी देख करके ये चीज़ें आपका माइंड घूम गया होगा, सर ये क्या हो गया, ये तो तब तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ये तो तब तो इस हिसाब से वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेमडा वी की वैल्यू कम है तो अल्फा इक्वल टू लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट होता है। तो इसकी वैल्यू जब कम है, मान लीजिए 0.05 है, डिवाइड बाई आप कर दे रहे हो या 0.5 ही मान लो, 100 कर दे रहे हो, 100 मान लीजिए मोल लिए हैं, तो ये तो हो गया 0.005, बहुत कम हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। तभी तो बता रहा है ना कि ये लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट कंप्लीट ये करेक्ट आंसर नहीं बता पाता है। यहीं पर ओस्टवाल्ड थियरी फेल हो गई थी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जबकि लेमडा वी जो होता है बहुत कम होता है फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज आप ध्यान दें। फॉर यहाँ पर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की ही बात हो रही है, वीक की कोई बात नहीं, वीक वाला बात करनी है हम ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ में बात करेंगे, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तभी तो कंफर्म नहीं बता पाया था, बट ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ ने कह दिया था कि लेमडा वी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है लेमडा इनफाइनाइट के मुकाबले, बट ऐसा नहीं होता है, लेमडा वी की वैल्यू बहुत कम होती है, जैसे कि हमारे स्ट्रांग वीक में भी देखे थे। तो इसीलिए ये लेमडा वी अपान लेमडा इनफाइनाइट होल्ड ही नहीं करता है ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। चलिए अब हम इसकी थियरी देखते हैं, किस प्रकार से इसकी थियरी थी। ये तो हमारा पास्टुलेट निकल के आया, अब हम कुछ इफेक्ट जानेंगे इस थियरी को प्रूव करने के लिए, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए, इसका डेरिवेशन दिखाने के लिए, इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, सिर्फ डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सॉरी इसके फार्मूले पूछे जाते हैं कि इस प्रकार से आप डे बेकर थ्योरी बताएंगे, आपको पास्टुलेट लिखना है, आपको कुछ इफेक्ट भी दिखाना है जिसके इफेक्ट के कारण ये थियरी हमारी बन पाई थी। तो वो इफेक्ट 3 इफेक्ट हैं, उसको 3 को इफेक्ट दिखाना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, इसकी जो फार्मूला हमारा निकला था उस इफेक्ट के कारण वो वैल्यू हम रखेंगे, वही चीज़ हमको करना है। इतना नोट कीजिए, उसके बाद हम इफेक्ट के बारे में भी देखते हैं। नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं, ठीक, हटा जाए इसको। चलिए लिखेंगे, कुछ इफेक्ट हैं, 3 इफेक्ट के हैं इस पे, उन तीनों इफेक्ट के कारण ये थियरी हमारी क्या हुई थी, एक्सप्लेन हो पाई थी। 3 इफेक्ट के कारण, तीनों इफेक्ट पढ़ेंगे, उन तीनों इफेक्ट के कारण ही ये थियरी हमारी एक्सप्लेन हो पाई थी, इसका डेरिवेशन हो पाया था। लिखेंगे टू डिटरमाइन दिस थियरी इज ड्यू टू फॉलोइंग रीजन या फिर इफेक्ट। कुछ ऐसे इफेक्ट थे जिसके कारण इसका डिटर्मिनेशन हो पाया था। जैसे फर्स्ट तो हमारा था ये आप बोल सकते हो रिलैक्सेशन इफेक्ट। फर्स्ट तो हमारा रिलैक्सेशन इफेक्ट था। देखिए रिलैक्सेशन का भी 2 नाम था, एक एसिमेट्री भी बोला जाता है इसे, तो इसे लिख सकते हैं एसिमेट्री और रिलैक्सेशन इफेक्ट। दूसरा क्या है हमारा, पहला तो ये हो गया, दूसरा हमारा है आप जानते ही होंगे, दूसरे जो हमारा इफेक्ट आता है वो इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट है। कौन सा, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। कहोगे सर ये क्या है इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट, अभी समझा देंगे, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। और तीसरा हमारा आता है विस्कस इफेक्ट। विस्कस से आप समझ पा रहे हैं, विस्कोसिटी आप लोग जानते हैं, विस्कस इफेक्ट, विस्कस इफेक्ट। तो ये 3 इफेक्ट थे, तो इसमें से फर्स्ट आप हेडिंग डालेंगे एसिमेट्री और रिलैक्सेशन इफेक्ट।
एसिमेट्री, एक मिनट स्पेलिंग गलत है, एसिमेट्री और रिलैक्सेशन, दोनों में से जो बोलिए इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या था पहले एक बार आपको समझेंगे हम लोग डायग्राम की मदद से। ये क्या कहता था, मान लीजिए बिफोर, पहले क्या कुछ सीन था, है कुछ ऐसा, ध्यान समझिएगा, कुछ ऐसा सीन था। ये हमारा एक कैथोड था, एक एनोड था, चाहे जो भी मान लीजिए, दो है हमारी, और बीच में हमारा एक, अभी समझा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा क्या है, एनोड है, और ये क्या है हमारा कैथोड है, इलेक्ट्रोड है हमारा, एक एनोड एक कैथोड। अब देखेंगे एक सेंटर में हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव आयन, सेंटर में हम क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। बाकी जो इसके बगल बगल हैं, जैसे हमारा होल्ड किया था, आप लोग जानते होंगे न्यूक्लियस, सेम टू वही कंडीशन है। एक हमारा पॉजिटिव आयन सेंटर में है, बाकी इसके चारों ओर सराउंडिंग में क्या है, निगेटिव आयन है। देखिएगा ये क्या है, इसमें नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तब की कंडीशन थी ऐसी है कि पॉजिटिव चार्ज के चारों निगेटिव चार्ज, और ये एक प्रकार से क्या बना रहे हैं, निगेटिव चार्ज जब बना ले रहे हैं तो ये आयनों का एक प्रकार से क्या बना रहे हैं, सब लोग जानते हो, मतलब एक प्रकार से आवरण बना लिए, या फिर आप बोल सकते हो आयनों का एटमॉस्फेयर बना लिए। ये आयनों का एक प्रकार से एटमॉस्फेयर बना लिए। लेकिन आफ्टर कुछ कैसी कंडीशन हो गई, आफ्टर जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दे दिया गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद सब कुछ सेम था, बस थोड़ा सा अंतर हो गया, जिसके कारण सब कुछ खराब हो गया। एनोड और कैथोड में बना लिया। जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी गई, अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे दे दी गई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कुछ इस आकार में बन गया, मतलब कुछ इलिप्ट आकार में बन गया, और ये पॉजिटिव जो चार्ज था ये छोड़ के कैथोड की तरफ भाग गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पाया। देखो ये बेचारा अकेला था, ये लोग कई लोग थे, ये सोचा कि हम तो अकेले ही पढ़ रहे हैं, अगर कहीं किसी कोई भी दिक्कत आई, ये चार के चारों चार नहीं है और भी हैं, एक प्रकार से एटमॉस्फेयर है, हमको पेट देंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे ही मदद पाई ये भाग गया निगेटिव पास, इसके पास। ऐसा कुछ नहीं था, मतलब आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब दिया जाता है तो पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा, एनोड की तरफ नहीं, कैथोड की तरफ। तो क्या हुआ, जब ये कैथोड की तरफ भाग गया तो ये निगेटिव चार्ज कुछ ऐसे थे, निगेटिव चार्ज मान लिया है कुछ ऐसे थे निगेटिव चार्ज। अब देखिए कुछ इलिप्ट आकार में हो गए, और ये पूरा एटमॉस्फेयर खत्म हो गया जब पॉजिटिव चार्ज भाग गया, क्योंकि ये बैलेंस किया हुआ था, इनको बैलेंस ही गड़बड़ हो गया, पॉजिटिव चार्ज तो चला गया। तब ये लोग मिलके क्या करते हैं, अरे ये तो भाग जाएगा, इसको पकड़ के खींच लेते हैं, इसको पकड़ने के खींचने का प्रयास करते हैं। जब इसे पकड़ के खींचने का प्रयास करते हैं, इसकी वेलोसिटी में कुछ कमी आती है, और वेलोसिटी में कमी होती है, और इसके पीछे की तरफ मतलब बैकवर्ड में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स बैकवर्ड। तो ये पूरा इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन इफेक्ट। आप कहोगे सर क्या कहानी सुना दी है, चलो पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे लेट अ सेंट्रल पॉजिटिव चार्ज and negative charge is surrounded of positive charge। पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ निगेटिव चार्ज भी फैले हुए हैं इस प्रकार से। विच फॉर्म, जो कि विच फॉर्म ए आयनिक एटमॉस्फेयर, आयनिक atmosphere and there are no any electric field, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इतना लिख लिया। when, अब यहां से देखेंगे when
देन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस दी जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दी जाती है, तब क्या करता है, पॉजिटिव आयन गो अवे, या पॉजिटिव आयन लीव छोड़ देता है, किसको, पॉजिटिव आयन लीव आयनिक एटमॉस्फेयर एंड गो विथ कैथोड, और कैथोड के पास चला जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज हम इसलिए एकदम सिंपल भाषा में लिख रहे हैं, हालांकि आप जब आप अपनी बुक उठा के देखेंगे तो उसमें थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज यूज किया गया, हम एकदम छोटी से छोटी लैंग्वेज यूज करें ताकि सभी बच्चे समझ पाए। गो विथ कैथोड के पास चला जाता है। जब कैथोड के पास जाने का प्रयास करता है देन तब क्या हुआ, तब जो ये आयनिक एटमॉस्फेयर था, देन आयनिक एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉयड, क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। अब क्या हुआ, जब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो सभी आयंस क्या करते हैं, इस पे एक फोर्स लगाते हैं। ऑल द नेगेटिव आयंस अप्लाइड अ फोर्स बैकवर्ड एट किस पर, पॉजिटिव चार्ज पे अप्लाई कर देते हैं एक बैकवर्ड फोर्स, क्योंकि ये इस तरफ भाग रहा था तो खींचेंगे किधर, बैकवर्ड साइड में, मतलब ये इस तरफ जा रहा था, इस तरफ खींच लिया। एंड और उसकी मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, एंड दियर मूवमेंट टूवर्ड्स एनायन बिकम स्लो, और जो मूवमेंट हो जाता है इसकी तरफ वो स्लो हो जाता है। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है तो ये पॉजिटिव चार्ज के एनायनों की क्या बोलेंगे, कैथोड की तरफ भागने का प्रयास करेंगे। कैथोड की तरफ भागने का प्रयास करते हैं तो ये नष्ट हो जाता है, और इसके सभी जो आयंस हैं ये इस पॉजिटिव आयन को खींचेंगे, जितने भी निगेटिव आयंस हैं खींचेंगे, तो इसका मूवमेंट स्लो हो जाता है इसकी तरफ, और पीछे की तरफ एक फोर्स कार्य करता है। दिस इफेक्ट्स आर नोन एज क्या कहलाता है हमारा, एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट, एसिमेट्रिक और रिलैक्सेशन इफेक्ट। नोट करेंगे फटाफट से, समझ में आ सबको, क्लियर होता है। चलिए ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे, हमने काफ़ी बार समझाया, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरा इफेक्ट, क्या है हमारा, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। दूसरा डालेंगे इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट क्या बोलता है, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट ये बोलता है, ध्यान से समझेंगे कि ये जो आयंस हैं, ये आयन हैं, ये काफी ज्यादा आयनों को रखते हैं, और यहां पर निगेटिव आयंस बहुत सारे हैं ना, यही बोलेंगे ना, निगेटिव आयंस इसके पास बहुत सारे हैं। मतलब इसमें हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट में, द आयनिक एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन आयन एंड मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक, ले लेंगे, द आयनिक atmosphere consist more than one ion and more
सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स which applied a force oppose of सेंट्रल आयन। मतलब इसके अनुसार ये बोला जाता है सेंट्रल आयन क्या है हमारा पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन के अपोज में वही चीज बताया जा रहा, पॉजिटिव आयन इस तरफ भाग रहा था, इसके अपोज में ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर था ये काफी ज्यादा फोर्स अप्लाइड करता है, क्योंकि वो कंसिस्ट करता है काफी ज्यादा आयंस और काफी ज्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सेंट्रल आयन, एंड रिड्यूस और कम कर देता है, रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ सेंट्रल आयंस, सेंट्रल आयन लिखिए आयन है सेंट्रल आयन टूवर्ड्स कैथोड। दिस इफेक्ट और कैथोड की तरफ जो उसकी मूवमेंट है उसको कम कर देता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट समझ पाए। अब अगर हम तीसरा देखने का प्रयास करें, तीसरा इफेक्ट क्या है हमारा, तीसरा हमारा आता है विस्कस इफेक्ट। विस्कस इफेक्ट क्या बोलता है, हम सभी जानते हैं कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं और सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स जैसे इधर जा रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यदि हमारा सॉल्वेंट हमारा विस्कस हुआ तो इस पे इसकी वेलोसिटी को कम करेगा सोल्यूट की, क्योंकि ये विस्कस है। विस्कस मतलब आप बोल सकते हो जैसे ग्रीस देखो ना, इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर ये विस्कस हुआ, गाढ़ा पदार्थ हुआ, जैसे मान लीजिए वाटर है, उस वाटर की विस्कोसिटी कम है, आप एक गिलास लीजिए, गिलास में वाटर भरिए और गिराइए, तुरंत गिर जाएगा। आप देखे होंगे जैसे शहद जो होता है, शहद उसको ग्लास में भर के गिराइए, देखिए जल्दी गिरता है, नहीं गिरेगा, धीरे धीरे करके धीरे धीरे बहुत स्लो गिरेगा। आप वहीं पर ग्रीस ले लीजिए, ग्रीस को उसमें भर गिराइए, गिरेगा ही नहीं, बहुत टाइम तक रखे रहेंगे थोड़ा सा बहुत गिर सकता है, वरना बहुत कम गिरेगा, क्योंकि उसके एक परत दूसरे परत के बीच में जो खिंचाव होता है, जैसे मान लीजिए दो परत बनाए, दो लेयर इसकी बना दी है ये, तो इसके बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा विस्कोसिटी ज्यादा होगी उन लेयर के बीच में। एक प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स जैसे आप देखते हो फ्रिक्शन फोर्स, तो वो उसके लेयरों के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। तो लेयरों के बीच में जितना फोर्स ज्यादा होगा फ्रिक्शन फोर्स, उतनी ज्यादा उसकी विस्कोसिटी होती है, ग्रीस की बहुत ज्यादा होती है। तो अगर वह हमारा सॉल्वेंट क्या हुआ, एक प्रकार से क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल्स है वाटर में ज्यादा मूव कर पाएगा, सोल्यूट कोई भी कुछ भी घोल दीजिए, मान लीजिए सपोज दैट आप शक्कर घोल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए उसमें, अगर उसके मॉलिक्यूल्स मूव करना चाहे तो वाटर में मूव कर पाएंगे तेज कि शहद में मूव कर पाएंगे, वाटर में मूव कर पाएंगे क्योंकि उसकी विस्कोसिटी कम है। सोल्यूट अगर विस्कोस हुआ, ज्यादा विस्कोस हुआ तो उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी मॉलिक्यूल्स के, सोल्यूट की, ठीक। तो वही चीज बताया जा रहा है यहां पर कि एज वी नो दैट जैसा कि हम सभी जानते हैं, नो दैट द वेलोसिटी ऑफ या द मूवमेंट ऑफ solute molecules and solvent molecules is always opposed। ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। मॉलिक्यूल्स इज ऑलवेज अपोज, चाहे अगर सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स इधर जा रहे हैं, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स इधर जाएंगे, ऑलवेज अपोज। इफ यदि बोला जा रहा है, एक मिनट, इफ सॉल्वेंट इज विस्कस, यदि सॉल्वेंट हमारा क्या है, विस्कस है, then reduce the movement of
रिड्यूस द मूवमेंट, लिखिएगा मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब देखिएगा, इतना पहले नोट कीजिए, आप लोग नोट करिए। चलिए उस साइड थोड़ा सा हम दिखा देना चाहेंगे आपको। अब क्लियर दिख रहा है? ठीक। तो रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, इसका कहने का मतलब ये है, आगे इसके और थोड़ा सा बचा है भी लिख लेंगे। इसके कहने का टोटल मतलब ये रहा कि अगर मान लीजिए ये हमारा एक प्रकार से क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अगर ये हमारा विस्कोसिटी इसकी कम है तो मॉलिक्यूल्स आराम से घूम सकते हैं। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा हुआ, विस्कोसिटी ज़्यादा हुआ, इसमें मॉलिक्यूल्स कम क्लियरिटी से घूम पाए, मतलब अच्छे से घूम नहीं पाएंगे, मूवमेंट उसका कम हो जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है। और दिस इफेक्ट इज नोन एज, लिख लेंगे, दिस इफेक्ट इज नोन एज, ये इफेक्ट हमारा क्या कहलाता है, विस्कस इफेक्ट, विस्कस इफेक्ट, ये हमारा विस्कस इफेक्ट कहलाता है। एंड या फिर हम कह सकते हैं इसको विस्कस इफेक्ट बोलें, या फिर हम इसे स्टोक्स लॉ भी बोलते हैं, स्टोक्स लॉ। ये एक प्रकार से स्टोक्स लॉ भी है, जो चीज़ ये बोला गया ये स्टोक्स लॉ में भी हम लोग पढ़े थे, स्टोक्स लॉ। ठीक, नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ गया? क्लियर? 100%। चलिए, अब ये जो विस्कस इफेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था जो, तो फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला भी होगा कोई। फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला होता है F बराबर 6 पाई ए एन ईटा वी, 6 पाई ए ईटा वी। फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू 6 पाई ए ईटा वी, ये चीज। अगर हम यहाँ पर बात करें वेयर, जहाँ पर F क्या है हमारा, फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है। पाई जानते ही हैं क्या होता है, 6 क्या होता है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। ए क्या है हमारा, रेडियस ऑफ आयन। ईटा क्या है हमारा, इसे नीटा भी बोलते हैं, नीटा, इसे नीटा, यह लिख के थोड़ा नीचे कर दो। नीटा क्या होता है, कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का क्या है, कोएफिशिएंट है ये ईटा। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की वेलोसिटी। नोट कर लेंगे फटाफट से सब लोग, नोट कर लेंगे। या फिर आप बोल सकते हो वेलोसिटी ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, वेलोसिटी ऑफ आयंस बोल सकते हो यहाँ पर, आयंस। नोट कर लीजिए। क्लियर होता है? सबको क्लियर होता है? चलिए, हमने यहाँ पर देखा। अब चलिए इधर आते हैं, डेविएकल थ्योरी में हमने यहाँ पर क्लियरली सबको समझ में आ गया होगा कि डेविएकल थ्योरी बोलती क्या थी। तो डेविएकल थ्योरी जो बताई थी यहाँ पर हमको, हम सभी जानते हैं कि डेविएकल थ्योरी ने हमें क्या बताया था, कि इन्होंने कहा डेविएकल थ्योरी ने कि यह थ्योरी एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज था, ये इधर जाने का प्रयास करता है कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और ये इसे खींचने का प्रयास करता है। ये ओवरऑल हमारा क्या कहला है, एसिमेट्री या रिलैक्सेशन इफेक्ट। फिर इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट में क्या बताया गया कि ये जो पॉजिटिव आंस इधर जाएगा, क्योंकि ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर जो है ये काफ़ी ज़्यादा आयंस रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं जिसे इधर खींचते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट। और जो विस्कस इफेक्ट होता है ये हमारा क्या कहलाता है, विस्कस इफेक्ट में हमने बताया था, एज वी नो दैट द मूवमेंट ऑफ सोल्यूट आयन के मूवमेंट और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट एक दूसरे के अपोज होते हैं। यदि हमारा सॉल्वेंट विस्कस हुआ, इसकी मूवमेंट कम हो जाती है सोल्यूट की। तो यहाँ पर बताया गया F बराबर 6 पाई ए नीटा वी, आपने देखा भी अभी। और जहाँ पर F बराबर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ए हमारा रेडियस ऑफ आयन, नीटा बराबर क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सॉल्वेंट, और वी क्या हमारा क्या बोलते हैं उसे, वेलोसिटी ऑफ आयन। नोट करेंगे। अब चलते हैं हम इस पूरे ओवरऑल देखने के बाद, क्योंकि इसी इफेक्ट से हमारा प्रूफ होता है, हमें प्रूव नहीं करना है यहाँ पर, डेविएकल थ्योरी का प्रूफ भी नहीं पूछा जाता और दिखाया भी नहीं गया एक प्रकार से। तब हम इसके फार्मूले पर डायरेक्ट चलते हैं। नोट कर लीजिए, इतना सभी नोट कर लीजिए, और इधर भी नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिए, चलिए
नोट कर लिए हैं इसको फटाफट से। चलिए अब हेडिंग डालेंगे हम, हेडिंग डालेंगे डेवी एकल ऑन सागर थ्योरी का फार्मूला, फार्मूला देखेंगे इसका। और तुरंत नोट्स बना लिया कीजिए, क्योंकि आप लोग जब तुरंत नोट्स बनाओगे तब आपको क्लियर अंदाज़ा लग जाएगा और तुरंत समझ में भी आएगा आपको, ठीक। लिखेंगे हेडिंग डाल के इक्वेशन ऑफ डेवी एकल ऑन सागर थ्योरी। डेवी एकल ऑन सागर थ्योरी का हम क्या देखेंगे, इक्वेशन देखेंगे। इसका जो इक्वेशन होता है आपको अगर हम दिखा देना चाहें तो इसका सिंपल सा इक्वेशन होता है, बहुत सिंपल है। काफी बच्चे देखिए डर जाते हैं, सर ये क्या बात हुई, सिंपल इक्वेशन भी और देख के डर जाते हैं। जो लेमडा वी की वैल्यू हमने बताया था बहुत कम होता है, तो लेमडा वी की वैल्यू यहीं पर निकाला था, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लेमडा वी की वैल्यू जो आता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये एनी डाइल्यूशन पर है, माइनस, अब वैल्यू समझते चलिएगा, माइनस, अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात है 82.42 ये वैल्यू होती है डिवाइड बाय dt की पावर हाफ इनटू नीटा, ये चीज समझ रहे हैं, नीटा प्लस 8.20 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइड बाय dt की पावर 3/2, इधर होता है लेमडा इनफाइनाइट, इधर होता है हमारा लेमडा इनफाइनाइट, इनटू में मल्टीप्लाई में अंडर रूट कंसंट्रेशन C, ठीक। ये वैल्यू आती है हमारे, ये सिर्फ फार्मूला यही है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप रखोगे वेयर पुटिंग, जहाँ पर अगर हम पुटिंग करना चाहें a इक्वल टू क्या वैल्यू पुट कर दें 82.42 डिवाइड बाई dt की पावर हाफ इंटू में नीटा अगर पुट करें, एंड b की वैल्यू क्या पुट करें 8.20 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइड बाई dt की पावर 3/2 पुट कर दें, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगा, तब हमारे लेमडा वी की जो वैल्यू आएगी लेमडा इनफाइनाइट माइनस इधर क्या रखोगे a प्लस इसकी वैल्यू क्या है लेमडा इनफाइनाइट अंडर रूट C, ये वैल्यू मिलेगी। नोट करिए यही वैल्यू हमारी आती है। यहाँ पर लिख देंगे वेयर a एंड b इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, एक प्रकार से हमने कांस्टेंट माना है इसको, ए और बी क्या है एक प्रकार से कांस्टेंट है फॉर ए गिवन सॉल्वेंट, किसी भी कोई भी गिवन सॉल्वेंट है लिख सकते हैं कांस्टेंट फॉर ए गिवन सॉल्वेंट, फॉर ए गिवन सॉल्वेंट। और लेमडा भी जानते ही हैं, लेमडा भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी डाइल्यूशन। लेमडा इनफाइनाइट क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट बाकी सब कुछ वही डाइल्यूशन। यहां पर अगर हम दिखाना चाहें डी क्या है, यहां पर देखिएगा डी को हम क्या बोलते हैं, डी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वहां पर हमने मान लीजिए के दिखा दिया था तो कोई बात नहीं, यहां पर डी लिया गया है इस थ्योरी में, हालांकि वो होता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ही होता है, तो यहाँ पर डी भी एक थ्योरी में डी मान लिया है, तो लिख सकते हैं आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। और यहाँ पर टी क्या है सब लोग को पता है, टेम्परेचर। और ईटा क्या है, ये नीटा, हम काफी बार ईटा बोल देते हैं, तो नीटा क्या हमारा विस्कोसिटी, सब लोग जानते हो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। सी क्या हमारा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन नोट कीजिएगा, काफी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, तो लिख लीजिएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर LTR लीटर ये होता है, ठीक कंसंट्रेशन। बाकी सब कुछ समझ में आ गया, बताएंगे एट 25 डिग्री सेल्सियस मतलब जनरल एक टेम्परेचर है, फॉर
वाटर के लिए अगर हम बताएं दिया होता है कि डी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू तो 25 डिग्री सेल्सियस दे ही गया। तो वाटर के लिए जो दिया जाता है वो क्या होता है हमारा एट 25 डिग्री सेल्सियस। डी की वैल्यू होता है 78.5 और नीटा की वैल्यू होता है, लिख लेंगे डी की वैल्यू होता है 78.5 एंड नीटा की वैल्यू जो आती है, नीटा की वैल्यू आपको गिवन होती है 8.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 8.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। देन ए की वैल्यू जो आ जाएगी, और यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया गया है। टेम्परेचर तो कितना दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस बराबर लिख सकते हैं 25 प्लस में 273 केल्विन, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 538.729 केल्विन। टी की वैल्यू ये रखेंगे, ए की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 82.42 अपान डी की वैल्यू क्या रखेंगे इतना, टी की वैल्यू 298 पावर में हाफ करेंगे, और ईटा की वैल्यू भी रखेंगे। ईटा की वैल्यू तो नहीं होती है, टोटल सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व करने की आएगा आपका 60.20 और बी की वैल्यू, सर ये बी की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, पावर में 3/2 है। देखो डी टी पावर 3/2 है तो आप कैसे लिख सकते हो डी टी की पावर 1 + 1/2 या फिर डी टी इंटू में डी टी की पावर हाफ। अब किसी की पावर हाफ निकाल सकते हो। डी टी की वैल्यू मान लीजिए 100 आ गया तो उसका हाफ निकाल लेना, √100 निकाल लेना। वैल्यू आप लोग करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा और खुद से करिएगा, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। 0.229 तब जो वाटर के लिए जो होता है ये सिर्फ वैल्यू आपको दी रहती है। वाटर के लिए लेमडा वी की वैल्यू क्या होती है, लेमडा इनफाइनाइट माइनस में वैल्यू क्या होती है ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या रखेंगे 60.20 प्लस में बी की वैल्यू 0.229 लेमडा इनफाइनाइट कंसंट्रेशन √C। नोट कर लीजिए। अगर हम कांस्टेंट बात करें, ए जो हमारा होता है इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट को मेजर करता है और बी हमारा रिलैक्सेशन इफेक्ट को मेजर करता है। ये चीज़ ध्यान देंगे। ए यहाँ पर लिख भी लीजिए नोट में, नोट जो ए होता है ये मेजर करता है इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट, और जो बी होता है वो मेजर करता है मेजर रिलैक्सेशन इफेक्ट। ये इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट, ठीक। मतलब ये जो है ये इलेक्ट्रोफोरिक इफेक्ट को मेजर करता है, बी हमारा क्या है रिलैक्सेशन इफेक्ट को मेजर करता है। नोट कर लीजिए, ओवरऑल नोट कर लीजिए। चलिए आज के बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, फिर से नई मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट से।